नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है और मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। ट्राइब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं। हसीना की पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जुड़ रहे हैं। गौतम लाहिड़ी जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। क्या ये बांग्लादेश की ही कोर्ट है? क्या इसके दायरे में आता है? क्या इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है? इस समय जो परिस्थिति बांग्लादेश में उत्पन्न हुई है वो एक राजनीतिक रंजिश ज्यादा लगती है या फिर वाकई न्याय? धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊं कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना ने बनाया था क्योंकि 2010 में इसलिए कि जो 71 वॉर में जो अपराधी थे, युद्ध अपराधी जिसको कहा जाता है, वॉर क्रिमिनल, उसके लिए ट्राइब्यूनल था। ये ट्राइब्यूनल देश के अंदर किसी कानून को उल्लंघन के लिए मुझे नहीं लगता है कि इसलिए बनाया गया था। इसलिए ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि इसके कोई अपील नहीं हो सकता है क्योंकि शेख हसीना खुद मौजूद नहीं थे। आप इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का पहली बात तो यह है कि आप देखेंगे इसका जो गठन हुआ है, सारे वही जमायते इस्लामी जिसके खिलाफ शेख हसीना सरकार ने फांसी का आदेश दिया था, वो था जिसको कहा जाता है कि अनफिनिश्ड वॉर कब लिबरेशन वॉर। लेकिन वही लोग अभी आके शेख हसीना को फांसी देंगे, ये कोई माने आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए कि ये एक्सपेक्टेड लाइन ही था। ये एक राजनीतिक लड़ाई है और आदर्शगत आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। लिबरेशन का पक्ष और लिबरेशन का विपक्ष, तो विपक्ष ने अभी मौजूदा सत्ता में आई है। दूसरी बात यह है कि ये कोई लोअर कोर्ट व कहीं पे ये हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि राजनीतिक उद्देश्य से ही किया गया है और कोई कारण है नहीं। भले ही कोई भी अपराध हो, वो लोअर कोर्ट के कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। इन लोगों ने ये राय देने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख हसीना कहीं पे कोई उच्च अदालत में जा नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये कारण है कि मुझे लग रहा है कि एक तो है अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके पास पीपल्स मैंडेट है नहीं, एक इंटरिम गवर्नमेंट, उन्होंने अपना जैसे बिहेव कर रहे हैं लाइक ए इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये तो नहीं होना चाहिए। अभी इसको बांग्लादेश जनता को तय करना है इसके खिलाफ क्या करेंगे। और अगर बांग्लादेश की जनता तय करती है अनुपम, तो उसमें बहुत सारे और पहलू हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया जा रहा था उस समय भी किस तरह की हिंसा हुई थी। उस समय हालांकि यूनुस बार बार इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन वहां पर जो माइनॉरिटी है उससे किस तरह का व्यवहार, किस तरह की हिंसा का सामना उनको करना पड़ा। और आज जब शेख हसीना के भी सपोर्टर सड़क पर उतर रहे हैं अनुपम। जी बिल्कुल, एक बात तो बड़ी दिलचस्प है कि जो लगभग 2 घंटे तक जब ये मामला चल रहा था उस वक्त आईसीटी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ये किया, ड्रोन लगवाए, लिथल वेपन का इस्तेमाल किया, अत्याचार किया, आगजनी हुई, ये हुआ। लेकिन उस वक्त 2 पक्षों की ओर से ही हिंसा हुई थी, उसकी बात एक बार भी नहीं कही गई। हर बार शेख हसीना को ही पूरी तरह से दोषी करार दिया गया। जो भी घटना हुई उसके पीछे शेख हसीना को ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन उस
वक्त अगर आपको याद है कि, और सबको याद है कि दोनों तरफ से हिंसा हुई थी, माइनॉरिटीज की भी हत्या हुई थी, स्टूडेंट्स की भी हत्या हुई थी, पुलिस थानों को लूट लिया गया था, थानों को जला दिया गया था, पुलिस कर्मियों को मारा गया था। तो ये हिंसा एक तरफा नहीं थी, दो तरफा थी। लेकिन जो मुकदमा चला वो सिर्फ एक तरफा मुकदमा चला, शेख हसीना के खिलाफ चला, और लगातार 2 घंटे तक उसमें जो एविडेंसेस दिए गए या दिखाए गए, उसमें लगातार शेख हसीना के खिलाफ और शेख हसीना से ने किस तरीके से ये अत्याचार किया उसको उजागर करने की कोशिश हुई। तो ये इसमें तो एक बात कही जा सकती है कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत एक ठप्पा लगाया गया, क्योंकि ये सब जो आरोप थे, ये सब आरोप तो पहले से ही लगे आ रहे थे। अब उसको एक कानूनी जामा पहनाया गया, कानूनी ठप्पा लगाया गया कि हाँ इस तरह से हुआ, उसकी सजा शेख हसीना को सुनाई गई है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश पे पड़ सकते हैं, जिसकी झलक अभी थोड़ी बहुत दिखाई भी पड़ रही है। कई जगहों पर पिछले कई दिनों से ही हिंसा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि धानमुंडी जहां पर मुजीब का घर है, वहां पर आज सुबह से ही लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि आपको याद होगा कि मुजीबुर रहमान की जो स्मृतियां हैं, जो घर हैं, सबको तोड़फोड़, सबको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ हद तक उसको बरकरार रखा गया था। अब जो नई मांग है कि धानमुंडी में मुजीबुर रहमान के घर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, वहां पर खेल का मैदान बनाया जाए। ऐसे में पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, तो प्रोटेस्टर्स के साथ क्लैश हो रही है। ये एक घटना धानमुंडी में हो रही है। इसके अलावा 2-4 जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। हालांकि अभी तक जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, जैसा कि बांग्लादेश के हमारे जो साथी हैं वो हमें बता रहे हैं। काफी संख्या में फोर्स को सड़कों पर तैनात किया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को भी, जो सीमावर्ती इलाके हैं, इसके अलावा जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर तैनात किया गया है। पुलिस को बड़ी भारी संख्या में तैनात किया गया है। तो ऐसे में स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी भी जो हमारी सूचना है, 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो अवामी लीग के समर्थक हैं या उनके हितैषी हैं, लेकिन उनका कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संगठित विरोध के लिए नेता का होना जरूरी है, जबकि अवामी लीग के पास इस वक्त कोई वहां पर नेता नहीं है। ऐसे में संगठित विरोध अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसकी कमर तोड़ दी गई है बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश बंद का आह्वान किया गया है अवामी लीग की ओर से, लेकिन कोई नेता नहीं निकल रहा है सड़क पर। जो इक्का दुक्का जो समर्थक हैं वही निकल रहे हैं, क्योंकि नेता के अभाव में ये संगठित नहीं हो पा रहा है विरोध प्रदर्शन। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो मसला है, एक तरह से अगर हम देखें तो एंटी शेख हसीना के परिदृश्य में ज्यादा हमें देखना चाहिए किस तरीके से राजनीतिक मजबूरी को वहां पर दिखाया जा रहा है। और यही वो कोर्ट है जब, और इसीलिए काफी मुश्किल भारत के लिए भी इस समय होगी ये सोचने के लिए। मैं भारत के एंगल पे आऊंगी, लेकिन सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये बताइए कि बांग्लादेश के भीतर और पाकिस्तान के भीतर बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का प्रेजेंस था, उनके प्रेजेंस में ये सारी चीजें पूरे सबूत देकर की गई हैं। क्या है इसके पीछे? कौन से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये बांग्लादेश में रहे इस दौरान? सबसे बड़ी बात है कि आपने वन साइडेड, अगर आप देखें श्वेता, तो वन साइडेड एक तरीके का आपने लीगल प्रोसेस चलाया। ना तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी, ना उनको ऑप्शन दिया गया, और बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन है जो उनके ना सिर्फ लीगल राइट्स बल्कि आप कह सकते हैं कि उनके पॉलिटिकल राइट्स भी पूरी पार्टी के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, उनको रोकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीजें तो ठीक है जो लीगल प्रोसेस का हिस्सा थी, चलिए आप एक कंट्री के हिसाब से, लेकिन धानमुंडी का जो इलाका अनुभव बता रहे थे, उन इलाकों को या फिर उन घरों को तोड़ने का या उनको जमींदोज करने का मतलब क्या है? क्योंकि एक तरीके के सांकेतिक चीजें हैं कि वहां पर जो 1960 में 1970 में जो एपिसेंटर रहा था बंगाली पूरे का पूरा मूवमेंट्स का, उनको नष्ट करना तो एक तरीके के सेंटिमेंट्स को दिखाता है, एक तरीके की आप कह सकते हैं वन साइडेड चीजों को दिखाता है जो वहां की सरकार के आप कह सकते हैं बिहाफ पर या उनके संरक्षण में चलाई जा रही है। और यही इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल प्रोसेस ना तो पूरी तरीके से फॉलो किया गया, एक तरीके का वन साइडेड प्रोसेस था। और सबसे बात ये कि अब जो उनके पास ऑप्शन बचेगी, अगर शेख हसीना सरेंडर भी नहीं करती हैं, अगर वो 30 दिन में या तो सरेंडर या अरेस्ट नहीं करती है, तो एक तो उनका लीगल राइट अपील का खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उनकी पार्टी अब इलेक्शंस में जो फरवरी में होने 2026 में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। तो एक तरीके के आपने पूरी तरीके से उनको ना सिर्फ कॉर्डन कर दिया बल्कि इस पूरी फील्ड से ही आउट कर दिया। श्वेता, अच्छा, मतलब चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन गौतम लाहिड़ी जी, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या समझें इसे? क्योंकि शेख हसीना ने जब अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से बाहर जाने का सोचा तो सबसे पहले मित्र भारत की याद आई, और केवल एक पार्टी का मित्र नहीं बल्कि एक देश का मित्र। लेकिन मोहम्मद यूनुस और उसके बाद जिस तरह की कट्टरपंथी सोच वहां पर रही, उसने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। आज की तारीख में भारत के सामने
किस तरह की स्थिति है जहां पर एक देश के साथ मित्रता है लेकिन मानवता से मित्रता उससे पहले? देखिए, सबसे पहले बात है कि भारत सरकार अभी आधिकारिक तौर पे कोई बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन मेरे को पहले से जो जानकारी है वो है कि भारत आईसीटी का सिग्नेटरी है नहीं। इसलिए आईसीटी में क्या जजमेंट होता है नहीं होता है, अगर शेख हसीना का बरी भी करते हैं उससे भारत का लेना देना नहीं है, कोई भी उसका फांसी हो जो भी है उसमें भारत का कोई लेना देना है नहीं। एक तो बात यह है। दूसरी बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्राडिशन ट्रीटी है उसमें साफ तौर पे लिखा था कि अगर किसी को हत्या के लिए उसको लिया जाएगा तो वो भारत नहीं दे सकता, कोई भी कंट्री, बांग्लादेश भी नहीं दे सकता है। ये दोनों देश का म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है। अगर तीसरी बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ होगा, जैसे हमने अभी तक जो चर्चा हो रहा था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसी कारण वो एक्सट्राडिशन ट्रीटी में साफ लिखा है, क्लैरिफाई कर दिया गया कि इसको कतई इसको हैंड ओवर नहीं कर दिया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश अभी ऑफिशियल तौर पे अभी मांगा नहीं है एक्सट्राडिशन। एक्सट्राडिशन मांगने के बाद अभी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो आ रहा है शायद कल, उसके साथ जरूर बातचीत होगी हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। इसके लिए कुछ नया सिद्धांत नया क्या दिशा होगा तब भी पता चलेगा भारत सरकार की तरफ से। अभी तक फिलहाल जो स्टैंड है कि भारत सरकार शेख हसीना को वहां पे एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। अनुपम, क्या जो मंत्री जिनसे अभी कुछ देर पहले आज तक इंडिया टुडे पर बातचीत भी हुई है, उनके मन में यह चिंता है कि कहीं उन्हें वापस जाने के लिए बाध्य न किया जाए? देखिए, असदुज्जमा खान इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी लगभग वही आरोप हैं, लगभग वही सजा है। ऐसे में दोनों ही फिलहाल बांग्लादेश में नहीं है, शेख हसीना भी नहीं है, असदुज्जमा खान भी नहीं है। तो दोनों पर फिलहाल बांग्लादेश के अगर जमीन पर रहते, वहां की लैंड पर रहते, तो ये जो सजा है या जो ट्रायल हुआ है वो लागू होता। लेकिन फिलहाल वो लोग बांग्लादेश में नहीं है। ऐसे में निर्भर कर रहा है कि वो कहाँ है, किस देश में है, और उसके रुख पर पूरा का पूरा ये निर्भर कर रहा है। तो अब तक जो नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है प्रत्यार्पण या वापस सौंपने की बात जो अगर उठे भी तो वो नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ये बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जो इस सजा के जो दूरगामी परिणाम हैं वो बांग्लादेश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर अवामी लीग और शेख हसीना के लिए आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इस पर फर्क पड़ सकता है। और इसका मकसद भी समझना जरूरी है। ये एक राजनीतिक मकसद ज्यादा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि यही आईसीटी शेख हसीना ने बनाई थी, और जब जमात के नेताओं को जब सजा दी जा रही थी तो जमात के नेता कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल होगा। तो आज वही हो रहा है। तो इसकी निष्पक्षता पर तो सवाल पहले से ही लग चुके हैं और अब भी वही रख रहे हैं, शेख हसीना ने भी साफ कर दिया है। लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम है वो ये है कि शेख हसीना की छवि, अवामी लीग की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, जो आने वाले दिनों में दोनों के लिए, बांग्लादेश में अगर राजनीतिक स्थिरता आती है और हालात बदलते हैं तो ऐसे में दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुमित, लंबे समय से पाकिस्तान के हाथ की बात वहां पर होती रही थी। ऐसे भी 71 के बाद से पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाया जो हुआ, और इस वजह से जिस तरह की गतिविधियां उसकी तरफ से चलती रही, इस समय जो वहां की परिस्थिति है और जिस तरह की नजदीकी मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर करने के बाद चीन से दिखाई, पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाई, वो संकेत दे रही है कि बांग्लादेश अपने उसी पुराने ढर्रे पे जा रहा है जहां पर सब पर अत्याचार, अन्याय और टिक्का खान का वो दौर सबको याद आ जाता है। सुमित, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब आए थे तो ये कहा गया था कि देखिए एक पीस का चेहरा है, एक रिफॉर्म्स का चेहरा है, डेमोक्रेटिक सेटअप का चेहरा। लेकिन हुआ क्या, वो हमने थोड़े दिनों बाद देखा जब मोहम्मद यूनुस का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक है, उसको काटने का बयान सामने आया। उनकी मंशा जाहिर हो गई कि आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं, और शायद इसी पर्सपेक्टिव को साथ में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अगर आप देखें कि मोहम्मद यूनुस भले ही एक चेहरा हो सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का, लेकिन उनके पीछे का पूरा सपोर्ट अगर आप देखें तो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ऐसे कई प्लेयर्स का है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां पर स्टेब्लिश करना
चाहते हैं। तो सरकार की मंशा, सरकार के काम करने का तरीका और इस जजमेंट ने कई चीजों को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि वहां की सरकार किस तरीके का संरक्षण दे रही है, किस तरीके का काम कर रही है। और शायद अभी महत्वपूर्ण यह होगा देखना कि इसका सीधे तौर पर भारत और बांग्लादेश को, रिश्तों को और ज्यादा कितनी ज्यादा प्रभावित करता है, कितनी ज्यादा उसमें तलखी बढ़ती है, क्योंकि बांग्लादेश के ये कदम निश्चित तौर पर दोनों देशों को आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा असर डालने वाला होगा। श्वेता। गौतम लाहिड़ी जी, कितना इसको लेकर भारत को चिंतित होने की जरूरत है? पड़ोसी देश है, अगर हम वो प्रत्यर्पण वाली बात अभी न भी सोचें, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन भारत के लिए चिंताएं कितनी? भारत के लिए चिंता यह है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल, बांग्लादेश का जनता जिसको भी चुनाव में जिताएंगे उसके साथ भारत का स्वाभाविक संपर्क रखना पड़ेगा और रखेंगे भी, क्योंकि इतना नजदीक एक पड़ोसी है, 4,500 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर है, इसके लिए आप उसका दरकिनार नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन बात है कि कैसे हो, इसलिए भारत चाहते हैं बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और एक इंक्लूसिव चुनाव जिसमें अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए। लेकिन अभी इनका जो तरफ से जो किया गया, जो फांसी का आदेश हो गया, इसके बाद तो संभव ही नहीं है कि वो चुनाव में लड़ पाए। जब फांसी का आदेश दे दिया जाएगा तो फिर चुनाव लड़ने को लेकर तो अभी बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जो इस समय की स्थिति है, जिस तरीके से फांसी की सजा सीधा एक प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अवामी लीग मेंटेन करता रहता है कि नहीं वो प्रेजेंट है। अब इस समय कितनी चिंताजनक स्थिति बांग्लादेश की आप देख रहे हैं? चिंताजनक तो वाकई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो अराजकता भी है, ये जो सजाया हुआ खेल है, जो वर्डिक्ट है, ये तो सबको पता था कि ऐसे ही वर्डिक्ट होने वाला है। तो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि ये वर्डिक्ट आया है, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी को जिस तरह से सब बदल दिया है वहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रतिशोध की है वो काम कर रहे हैं, हो रहा है वो प्रतिशोध से हो रहा है, और हमारे देखना है कि अब हम क्या करेंगे। भारत की ये समस्या है। सर, आवाज आपकी कट रही है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश में आईसीटी की तरफ से यह फैसला आया है। शेख हसीना ने कहा है यह फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता है, अवामी लीग वहां पर अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। बांग्लादेश की सड़कों पर भी परिस्थितियां आपको इस समय तनावपूर्ण नजर आ रही हैं। इस खबर पर हमारी नजर है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल